हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज चलाई हुई है स्पेशल एजुकेटर सिलेबस को लेके, जो कि आने वाले एग्जाम्स के ईवीएस डी ट्रिपल एस बी और तमाम प्रकार की जो स्टेट्स में एग्जाम्स होने वाले हैं उसको लेकर आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है ये सीरीज़। और इसी क्रम में जो KVS का सिलेबस है उसको हमने डिसाइड किया था, और KVS के सिलेबस को लेकर ही ये सिलेबस आपके बीच में था। तो इससे पहले कि ये सिलेबस के बारे में मैं बताऊं, ये आज एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जो कि है सोशल जूरिस्ट वर्सेस मिसेस निधि पांडे, यानी KVS। ये KVS कमिश्नर है मिसेस निधि पांडे। तो इस केस का बैकग्राउंड ये है कि सोशल जूरिस्ट के द्वारा KVS के मतलब कोर्ट के माध्यम से ये ऑर्डर कराया गया था कि 6 महीने के अंदर आपको स्पेशल एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट को पूरा करना है। और KVS ने वो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो निकाल दिया, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई। फिर सोशल जूरिस्ट यानी अशोक अग्रवाल ने जो है कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट में 4 हफ्ते का समय KVS ने और मांगा, तो फिर 4 हफ्ते का समय दिया गया। उस 4 हफ्ते में KVS ने क्या किया कि 987 पोस्ट जो पहले से सैंक्शन थी उनको अपने एग्जाम कैलेंडर यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है उसमें शामिल किया, और जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया उसमें 987 पोस्ट में स्पेशल एजुकेटर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर दोनों की पोस्ट यानी कि PRT और TGT की दोनों की पोस्ट को मेंशन किया। तो ये पोस्ट जो है 987 थी। अब जो 1 महीने का टाइम था वो भी पूरा हुआ, तो फिर जो कंटेम्प्ट था उस पर ऑर्डर आना था। तो आज ये ऑर्डर आया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर KVS को ऑर्डर किया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन को निकालिए। तो ये ऐसी उम्मीद है और ये खुशखबरी भी है कि 4 हफ्ते के अंदर ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है, भर्ती आने वाली है KVS के अंदर। तो इसको लेकर हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं। आप इस चैनल की वीडियोज चेक करेंगे फर्स्ट वीडियो से सिलेबस से लेकर, और अब तक सारी वीडियोज इसी टॉपिक पे हैं। तो हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी, सिलेबस को हमने इतना कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये सिलेबस आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हमने दे भी दिया था, जिसका लिंक हम हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि KVS स्पेशल एजुकेटर एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं, तो उनको हमने कवर किया है। जैसे डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये जितने भी एक्ट्स हैं इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और सर्विस मॉडल्स कौन से होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ टीम्स इन हॉस्पिटल एंड सेंटर्स, स्क्रीनिंग कैसी होती है, स्क्रीनिंग टूल्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आपके डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने लास्ट वीडियो देखे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और उसके बाद जो टॉपिक था वो था इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस का टॉपिक बड़ा है और उसको हमने जो पहला पार्ट था वो आपके लिए बनाया है। फिर उसके बाद आज ये होने वाला है आपका सेकंड पार्ट। तो इसमें इंटेलिजेंस को हम पढ़ रहे हैं। NIOS जो है आपको पता ही है कि KVS अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है NIS के सिलेबस से देता है, NIOS के सिलेबस से देता है। NIOS के नोट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने NIOS को ही आधार बनाया है इंटेलिजेंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस आते रहे हैं KVS PRT में। तो और जो स्पेशल एजुकेटर एग्जाम आपका होने वाला है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, तो इंटेलिजेंस आपकी आएगी। तो इसको लेकर जो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट है ये जो है। तो हम आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सोशल जूरिस्ट वर्सेस मिसेस निधि पांडे यानी KVS कमिश्नर। तो ऑर्डर ये आज ये 15/5/2020 को आया था, आज अपलोड हुआ है, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो पुराना बैकग्राउंड जो मैंने बताया है वही है। उसके बाद जो आज का ऑर्डर है उसमें देखिए आप, काउंसिल अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट टू नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट्स ऑन instruction that the advertisement will be issued shortly and the process for recruitment is already underway. Mr. Ashok Agrawal, counsel for petitioner, states that they have delayed compliance. This petition is accordingly disposed of with direction to process the recruitment within 4 weeks time. ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के,
एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। तो ये आपने ऑर्डर पढ़ लिया। अब हम इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो कवर की हैं चीज़ें, उनमें इंटेलिजेंस की संकल्पना और परिभाषा इसको हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे अल्फ्रेड बिने, डेविड वेस्लर, जीन पियाजे, इनके अनुसार क्या है बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं, और गार्डनर्स थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की थी हमने। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस कैसी होती है, बुद्धिमत्ता की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में चर्चा की थी कि ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है, एंड आईक्यू टेस्ट के माध्यम से इसे मापा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की संकल्पना जो है वो अच्छे से कवर की है। आईक्यू फार्मूला के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में चर्चा की थी कि जो आईक्यू फार्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, तो इस आईक्यू फार्मूला को जो है स्टर्न ने दिया था, ठीक है, 1912 में। और अगर आईक्यू की बात होती है तो जैसे मेंटल एज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आईक्यू के जो लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, उनको भी हम पढ़ चुके हैं। उनके लेवल्स क्या होते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो होने वाला है आपका वीडियो, वो होने वाला है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो थ्योरी आप देखिए, यूनिफैक्टर थ्योरी बिने ने दी थी, और इसमें क्या है, 1 जनरल एबिलिटी होती है और 1 सामान्य योग्यता हिंदी में कहते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि कौन सी थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, उनके नाम जरूर याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के नाम। ठीक है, और 2 फैक्टर थ्योरी में जनरल प्लस स्पेसिफिक दोनों एबिलिटीज़ को शामिल किया गया था। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, ये थर्स्टन ने दी थी। इसमें 7 एबिलिटीज़ थी, लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, ईटीसी, 7 क्षमताएं जैसे शब्द ज्ञान, गणितीय क्षमता। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, और 8 प्रकार की इसमें बुद्धिमत्ता को डिस्कस किया था। और ट्राइकेक थ्योरी जो है स्टर्नबर्ग ने दी थी, और इसमें ट्राइकेक में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के बारे में स्टर्नबर्ग ने बताया था। तो अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं थ्रू NIOS नोट्स। We now move further to describing various widely accepted theories. The sequence of these theories also indicate the history of intelligence theories. तो यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, अल्फ्रेड बिने ने दी थी। तो अल्फ्रेड बिने वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु फॉर्मुलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशन। तो अल्फ्रेड बिने जो थे वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको फॉर्मुलाइज किया था, उसको दिया था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक प्रत्ययों के अनुसार। तो बिनेज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज conceptualized as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, और यूनिफैक्टर थ्योरी के आधार बनाए थे कुछ मेंटल टेस्ट। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने को हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले मेंटल जो टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उनको भी अल्फ्रेड बिने ने ही विकास किया था। ठीक है, और सबसे पहले मेंटल टेस्ट को और मेंटल एबिलिटी को आधार बनाया था। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट को और मेंटल एबिलिटी को। तो हम कहें कि मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था 1905 में, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो बिने की जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, इसको हिंदी में कहें तो हम एक घटक सिद्धांत। अब यहाँ पे यूनिफैक्टर यानी घटक का मतलब आया, तो घटक आप कहें तो मान लीजिए कोई घोल है, ठीक है, कोई मिश्रण है, कोई मिक्सर है, उसमें हमने चीनी भी डाली, दूध भी डाला और पत्ती भी डाली। तो आपके चीनी, दूध और पत्ती ये किसका घटक हो गए, चाय का। ठीक है,
तो चीनी एक घटक हुई, दूध एक घटक हुआ और पत्ती जो है वो आपकी एक घटक हुई, तो इनको कहते हैं कंपोनेंट्स। तो बिने की जो थ्योरी है वो कहती है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक घटक है, जो मतलब सामान्य योग्यता है। बिने's थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसेप्टलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज, यानी कि एक ही प्रकार के सेट ऑफ एबिलिटीज क्षमताएं होती हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो एक ही प्रकार की जो क्षमताएं होती हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। यानी कि बहुत सरल शब्दों में कहें तो बिने मानते हैं कि यूनिफैक्टर थ्योरी, आपका यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर बुद्धि केवल एक घटक है, केवल एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक घटक है जिसमें केवल जनरल एबिलिटीज शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं बिने ने कहा कि बुद्धि में क्या शामिल होती हैं, आपकी जनरल एबिलिटीज, सामान्य क्षमताएं। ठीक है, यानी कि बिने यह भी मानते हैं, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि कोई बच्चा है जिसका नाम रवि है और रवि दौड़ने में अच्छा है, तो बिने का मानना है कि रवि अगर दौड़ने में अच्छा है तो हो सकता है रवि लिखने में भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी है। फिर इसको आलोचना हुई इसकी, चार्ल्स स्पीयरमैन 1927 में अपनी एक थ्योरी लेके आए, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी है, उसने क्या कहा, टू फैक्टर थ्योरी किसकी, चार्ल्स स्पीयरमैन की, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, और ये कब लेके आए, 1927 में। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में केवल सामान्य क्षमताएं नहीं होती, उसमें जनरल प्लस स्पेसिफिक दोनों प्रकार की एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन proposed a two-factor theory of intelligence. He suggested that intelligence consisted of general factor and some specific factors. तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि जनरल फैक्टर्स भी शामिल होते हैं बुद्धि में, जो कि बिने ने पहले कहा था कि बुद्धि में केवल जनरल फैक्टर्स शामिल होते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ एबिलिटीज, एक सी क्षमताएं, और वो किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि जनरल फैक्टर्स एंड सम स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब ये स्पेसिफिक फैक्टर कौन से होते हैं, तो द जी फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। तो चार्ल्स स्पीयरमैन कहते हैं कि जो आपकी बुद्धि होती है उसमें जनरल प्लस स्पेसिफिक दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। जनरल फैक्टर्स अगर हम कहें तो ये वो सामान्य मानसिक शक्ति हैं जो सभी प्रकार के कार्यों में समान रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हर इंसान में हो सकती है और ये एक प्रकार की सामान्य मानसिक शक्ति है जो कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे ये काम करती हैं। लेकिन टू फैक्टर मतलब स्पेसिफिक जब बात आती है तो विशेष योग्यता जो किसी खास कार्य को करने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि हर इंसान के अंदर एक विशेष योग्यता होती है जो कि खास कार्य को करने में मदद करती है, जैसे कि कोई गणित में, कोई भाषा में, कोई संगीत में, कोई चित्रकला आदि में अलग अलग विशेषताएं हासिल कर लेता है कोई व्यक्ति। ठीक है, और अब इसी अगर परिभाषा के अनुसार देखें, स्पीयरमैन की परिभाषा के अनुसार, तो हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। जैसे कि बिने मानते हैं कि एक सामान्य जो अगर माने कि किसी का आईक्यू बहुत तेज है तो वो सारी चीज़ों को कर सकता है। अगर बिने के शब्दों में कहें तो मान लीजिए अगर किसी का आईक्यू 120 प्लस है तो लगभग कोई भी समस्या उसके आगे दो या फिर कोई भी उसके आगे मान लीजिए कोई खेल हो या कुछ हो तो वो सब में आगे रहता है। लेकिन चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि एक जनरल फैक्टर जो होते हैं वो हर व्यक्ति में होते हैं और हर व्यक्ति जो कुछ सामान्य प्रकार के कार्य होते हैं उनको कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं यानी कि कोई विशेष एबिलिटी जो होती हैं वो जो होती है वो कुछ व्यक्तियों में अलग से होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर इन सिंगिंग और सचिन तेंदुलकर इन क्रिकेट। जैसे कि लता मंगेशकर सिंगिंग में, सिंगिंग के क्षेत्र में, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में। अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगिंग के लिए कहा जाए तो सचिन तेंदुलकर गा नहीं सकेंगे और लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए तो लता मंगेशकर क्रिकेट नहीं खेल सकती। ठीक है, तो ये कहा है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इसको दिया था आपके लुइस थर्स्टन ने। लुइस थर्स्टन प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमताएं।
इट स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज। तो लुइस थर्स्टन ने कहा कि जो बुद्धि है उसमें 7 प्रकार की एबिलिटीज यानी कि क्षमताएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? दीज प्राइमरी एबिलिटीज इंक्लूड वर्बल, ठीक है, वर्बल कंप्रेंशन, ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। एंड सेकंड इन्होंने बताई न्यूमेरिकल, जो नंबर की एबिलिटीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। तीसरी इन्होंने बताई स्पेशियल रिलेशन, परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स, वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी, memory, accuracy in recalling information, and inductive reasoning, deriving general rules from presented facts। तो लुइस थर्स्टन की जब बात आती है, ठीक है, थर्स्टन ने आपकी 7 प्रकार की एबिलिटीज यानी कि क्षमताएं बताई बुद्धि के अंदर, ठीक है। अब आते हैं आपके थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे। और इसके बारे में थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को लुइस थर्स्टन ने जो है 1938 में दिया था, ठीक है, 1938 में। तो सबसे पहले बिने ने 1905 में बुद्धि के ऊपर कार्य किया, फिर चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में, और अब कौन? थर्स्टन लेके आई अपनी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। तो इन्होंने 1938 में ये कहा कि 7 प्रकार की आपकी मानसिक क्षमताएं होती हैं, और उन मानसिक क्षमताओं के नाम बताए, जैसे कि वर्बल कंप्रेंशन यानी कि आप किसी के कहे शब्दों को कैसे समझते हैं, ग्रेस्पिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स यानी कि किसी ने अगर कोई शब्द कहे तो उनके मीनिंग्स को कैसे ग्रेस्प करते हैं, ग्रहण करते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रहण करते हैं, आइडियाज़ को कैसे ग्रहण करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ यानी कि आपकी नंबर्स की जो क्षमताएं होती हैं वो कैसी हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल यानी कि जो गणितीय क्षमताएं हैं आपकी वो कैसी हैं। स्पेशियल रिलेशंस यानी कि आपके स्थानिक जो रिलेशन है। विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स यानी कि आप विजुअलाइज कैसे करते हैं, यानी कि कोई चीज़ किस प्रकार से हुई थी और उसके स्टेप्स क्या रहे थे, वो पैटर्न्स को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे याद करते हैं, तो इसको स्पेशियल रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स एंड वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। मेमोरी यानी कि एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को आप कैसे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो उसकी जो क्षमता है उसको मेमोरी कहते हैं। एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स यानी कि आपके कोई अगर समस्या है तो उसमें जनरल रूल्स, सामान्य चीज़ें कौन सी रही होंगी, फैक्ट्स कौन से रहे होंगे, तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये 1938 में थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल इंटेलिजेंस दी थी लुइस थर्स्टन ने, और इनमें कितने प्रकार की थ्योरी एबिलिटीज बताई थी आपकी? 7 प्रकार की। अब आते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी थ्योरी को लेके आते हैं, और एक तो सामान्य सा प्रश्न ही देखने को मिल जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी। ये कई प्रकार के, मतलब कई जो आपके टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। अगर आप बहुत डिटेल में और डीप में चीज़ों को नहीं याद रख सकते या समझना नहीं चाहते तो कम से कम इतना याद रखिए कौन सी थ्योरी किसने दी थी और कौन से ईयर में दी थी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि आपके थर्स्टन ने 7 प्रकार की एबिलिटीज की चर्चा की थी बुद्धि में, ठीक है। यानी कि यहाँ तक एबिलिटीज की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो कहती है कि एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती हैं, ठीक है। Wherever intelligence is not considered a single entity, rather believes in the existence of distinct type of intelligence. Each of this intelligence is independent of the other. ये जैसे कि बुद्धि कई प्रकार की हैं, एक ही व्यक्ति में है, लेकिन ये
किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि दोनों ही बुद्धि अलग अलग हों, ठीक है। ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। दिस मीन्स दैट इफ ए पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मान लीजिए किसी ने गाने में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ठीक है, तो उसके जो म्यूजिकल कैपेसिटी है, म्यूजिकल स्किल्स है, इट डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी तेज होगा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गणित में भी तेज होगा। तो हॉवर्ड गार्डनर ये बिलीव करते हैं कि आल्सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटरेक्ट, और यही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है एक इंसान के अंदर, ये इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करती हैं, एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक साथ काम करती हैं। गार्डनर डिस्क्राइब्ड ईच टाइप ऑफ एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दे आर एज फॉलोड। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो गार्डनर ने क्या बताया कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात हावर्ड गार्डनर ने की, तो जिसमें पहली बताई लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषिक स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि यूज ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा को प्रयोग करने में, ठीक है। और अब हमारे मस्तिष्क के अंदर भाषा के एक तरीके से भाषा को बनाने में, ठीक है। स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड आल्सो अंडरस्टैंड अदर पीपल, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सप्रेस करने की भी उसमें क्षमताएं ज़्यादा है और दूसरे को समझने की भी, यानी कि कोई दूसरा क्या बातें कर रहा है उसको अच्छे से समझना, उसको अच्छे से ग्रहण करना, ठीक है। तो इसको लिंग्विस्टिक एबिलिटीज कहते हैं। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शब्दों में बहुत माहिर होते हैं। एग्जाम्पल, दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स, कैन आर्टिकुलेट एंड क्रिएट लिंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है उनके माइंड में एक इमेजेस बनती रहती हैं जो कि हम कहें तो भाषिक इमेज होती हैं। पोइट्स एंड राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि अगर किसी के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो वो व्यक्ति इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि या तो पोइट होगा या फिर राइटर होगा, ठीक है। और जितने भी पोइट्स एंड राइटर्स हैं उनके जो बुद्धि होती है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक टू logically and critically. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problem. तो यानी कि जो व्यक्ति मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट या फिर हम कहें कि गणितज्ञ होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल ये एक और प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए। आगे आप पढ़ें तो स्पेशियल, ठीक है, स्थानिक स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को रास्ते बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेशल यानी कि जो स्थानिक बुद्धि है वो बहुत तेज होती है। इट रिफेयर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस, ठीक है। ए पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन ईजिली रिप्रेजेंट द स्पेशल वर्ल्ड इन द माइंड, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कौन बनते हैं? पायलट्स, ठीक है, सेलर्स जो कि जहाज चलाते हैं, स्कल्पटर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड सर्जन्स, ठीक है, आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो स्पेशियल यानी कि स्थानिक बुद्धि भी आपके समझ में आई गई होगी। म्यूजिकल, जितने भी आपके गाने वाले होते हैं उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? म्यूजिकल। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिक पैटर्न्स, ठीक है। तो सारे गामा पाधा निशा ये तमाम प्रकार के आप देख रहे होंगे, तमाम प्रकार के राग होते हैं जो कि अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आते। उनके समझ में इसलिए नहीं आते कि उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, संगीत को समझने की जो इंटेलिजेंस है, संगीत को सुनने की या फिर संगीत को गाने की जो इंटेलिजेंस है उसकी कमी है, ठीक है।
तो उसके बाद आती है आपकी बॉडली काइनेस्थेटिक, यूज होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, ठीक है, यानी कि पूरे शरीर के हिस्से को बहुत फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली ये बुद्धि यूज करती है। दिस कंसिस्ट ऑफ द यूज टू द होल बॉडी और पोर्शंस ऑफ इट फॉर द डिस्प्ले और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत रेयर होता है कि आपने कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है और आपको पता भी नहीं है, आप चलते जा रहे हो, जैसे कि मोबाइल भी अगर आपने पकड़ा हुआ है और आप चल रहे हो तो मोबाइल आपके हाथ से छिटक जाता है, ठीक है, और ज़मीन पर टच होने से पहले ही आपकी जो बॉडी है उसको कैच कर लेती है। तो ये विद इन हाफ ऑफ सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर होता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि बॉडली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करने की जो इंटेलिजेंस है वो कुछ लोगों के पास होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस likely to become athletes, dancers, actors, स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिमनास्ट एंड सर्जन्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस आपकी बॉडी को दिखानी होती है, तो वो ज़्यादातर आपकी एथलीट्स में पाएगी, डांसर्स में पाएगी, एक्टर्स में पाएगी, स्पोर्ट्स पर्सन, जिमनास्ट एंड सर्जन्स में पाएगी। इंटरपर्सनल, ठीक है, तो इंटरपर्सनल कौन सी होती है? सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर्स, यानी कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि दूसरे के बिहेवियर क्या हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकती है। इट इन्वॉल्व द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, यानी कि कोई क्या व्यक्ति कह रहा है या फिर कैसे वो कार्य कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ सकती है। फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है, कि उसके व्यवहार को समझना, फीलिंग्स को समझना, एंड बॉन्ड इनटू ए कंफर्टेबल रिलेशन विद अदर्स, ठीक है। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को समझ के किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति से बात करता है, तो वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप भी उस व्यक्ति से स्थापित कर लेता है। तो इंटरपर्सनल प्रोफेशनल्स हाई इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में इंक्लूड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर एंड रिलीजियस लीडर्स और टीचर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर्स के पास भी ये बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कहें कि बाई चांस टीचर न हो, बाई चॉइस अगर टीचर्स होंगे तो उनके पास इंटरपर्सनल बुद्धि होती है, ठीक है। इंट्रापर्सनल अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव एंड डिजायर्स, दिस refers to the knowledge of one's internal strength and limitation and using that knowledge to effectively relate to others. Person high on this ability have finer sensibility regarding the purpose of their life and existence. Philosophers and spiritual leaders seem to be high on this type of intelligence. इंट्रापर्सनल यानी कि आपकी जो अंदर की जो आपकी क्षमताएं हैं, ज़्यादातर आपने देखा हो कोई व्यक्ति बहुत शांत है और उसको बहुत मतलब अगर वो कुछ भी बोलता है तो लगता है कि बस ज्ञान बरस रहा है, ठीक है। तो असल में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति अगर बहुत शांत है और वो सोचे अगर कुछ भी बातें कहता है तो बहुत अच्छी लगती है वो बातें, ठीक है। तो असल में वो फैक्ट होते हैं क्योंकि उसने अपने वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है और उस वातावरण को देखने के बाद जो उसकी इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छे से काम की है और उसने वातावरण को उतना अच्छे से समझा है जितना अच्छे से आपने नहीं समझा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फिलोसफर होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स यानी कि धर्मगुरु होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है ये इंट्रापर्सनल कहलाती है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक, नेचर के लवर आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो नेचुरलिस्टिक जो बुद्धि होती है, सेंसिटिविटी टू फीचर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स एंड अदर्स सीम टू बी हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रकृति से प्रेम आपको ज़्यादातर दिखेगा फार्मर्स, किसानों में दिखेगा, या फिर हंटर्स जो शिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंगल की तरफ भागते हैं। टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स एंड अदर्स सीम टू बी हाई ऑन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ें तो इसको उन्होंने 1985 में दिया था। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वेयर इन इंटेलिजेंस इज यूज्ड एज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर। दिस थ्योरी कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंस इनटू 3 बेसिक टाइप्स, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है वो एक बुद्धि को 3 टाइप्स में मानती है, ठीक है। पहली है कॉम्पोनेंशियल,
दूसरी है एक्सपेरिमेंशियल एंड तीसरी है कंटेक्चुअल। ठीक है, पढ़ते हैं कॉम्पोनेंशियल कौन सी है। ठीक है, कॉम्पोनेंशियल आल्सो नोन एज एनालिटिक इंटेलिजेंस विच इज़ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो कॉम्पोनेंशियल बुद्धि में जो होती है वो एनालिटिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। दिस इंटेलिजेंस हैज 3 कंपोनेंट्स। इस इंटेलिजेंस के भी थ्री कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ईच सर्विंग ए डिफरेंट फंक्शन, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। पहले जो कंपोनेंट का नाम है उसका नाम है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने का घटक कहें या फिर ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता कहें, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर learning and acquisition of ways of doing things. The second is the meta or higher order component which involves planning concerning what to do and how to do. दूसरा है मीटा। ठीक है, जिसको हायर ऑर्डर कंपोनेंट कहा जाता है, जो कि इन्वॉल्व करता है आपका कब क्या करना है, इन सब चीज़ों को शामिल करता है। द थर्ड इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है, थर्ड है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली एक्टिंग अपॉन ए प्लान कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, केवल प्लान करना नहीं लेकिन उस पर कार्य करना। तो ये जो है थर्ड जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट है ये काम करता है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये किसने दी थी आपकी यहाँ पे ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टरबर्ग ने 1985 में, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धियों की बात की, जिसमें एक है कॉम्पोनेंशियल, दूसरी एक्सपेरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, कंपोनेंट इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस आल्सो नोन एज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करती है टू सॉल्व नोवल और न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, नई समस्याओं को सुलझाने के लिए पास्ट जो आपके एक्सपीरियंस रहेंगे उनको शामिल करती है। पीपल हाई ऑन दिस एस्पेक्ट इंटीग्रेट डिफरेंट एक्सपीरियंस इन एन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो जो इस प्रकार की बुद्धि में बहुत ज़्यादा क्षमताएं रखते हैं वो ज़्यादातर डिस्कवरी में और इन्वेंशन में योग्य होते हैं। तीसरी आपकी contextual intelligence, also called practical intelligence, involves the ability to deal with the environment demands encountered on daily basis. It may be called street smartness और business sense, यानी कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें जो बुद्धि का आप यूज करते हैं उसका नाम है contextual intelligence। ठीक है, जैसे कि बिजनेस सेंस आपका कैसा है, स्ट्रीट स्मार्टनेस एक टर्म दिया गया है। स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब आप गली मोहल्ले में चलते फिरते जिस बुद्धि का यूज कर रहे हैं उसका नाम है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये आपकी कुछ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस थी। हमने 2 पार्ट्स में इन थ्योरीज को समझने की कोशिश की, बुद्धि को समझने की कोशिश की, और फिर भी समय कम है। अगर इनको डिटेल में पढ़ा जाए तो और अच्छे से भी पढ़ा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आने वाले आपके टॉपिक्स हैं उनमें जो टॉपिक हमने ये बुद्धि का लिया है इसको आगे आने वाले टॉपिक्स में जोड़ते हुए आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।